हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत की विदेश नीति का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने इसके निर्धारक तत्वों को शुरू किया था, जिसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि भारत की विदेश नीति के क्या निर्धारक तत्व हैं। भारत की विदेश नीति जिस प्रकार की हम आज देखते हैं उस प्रकार की विदेश नीति कैसे बनी, तो उसी में हमने बताए थे उसके भौगोलिक तत्व कि भारत की स्थिति, उसकी पड़ोसी देशों की स्थिति, उसके अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, उसका बाउंड्रीज़ कैसी हैं, उसकी गुटबंदी, मतलब उसके गुटों से किस गुट से, जैसे सोवियत गुट है, पश्चिमी गुट है जिनको हम उदारवादी साम्यवादी भी कहते हैं, चीन है, भारत के पड़ोसी देश हैं, उनसे उसकी स्थितियाँ किस प्रकार की रहीं। इस आधार पर ये वो तत्व हैं जिसके आधार पर किसी भी देश की विदेश नीति बनती है। जैसे उसके ऊपर क्या विचारधाराओं का प्रभाव रहा, क्योंकि आप जानते हैं हम 1947 में स्वतंत्र हुए, उससे पहले हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। इस कारण से हमारे ऊपर ब्रिटेन का बहुत अधिक प्रभाव था और हम ये भी चाहते थे कि हम वापस से कोई गुलाम ना बन जाएं, हम वापस से साम्राज्यवादी नीतियों को ना अपनाएं। हम उदारवादी भी होना चाहते थे, हम साम्यवादी भी होना चाहते थे, क्योंकि हमको सभी को, देश के सभी नागरिकों को वो स्वतंत्रता फील करानी थी। हमको देश के सभी नागरिकों को बेरोज़गारी से दूर रखना था, गरीबी से दूर रखना था, गुलामी से दूर रखना था। तो ये वो निर्धारक तत्व हैं जिसके आधार पर हम हमारी विदेश नीति को डिफ़ाइन करते हैं। तो उसमें विचारधाराओं का पात्र, भौगोलिक तत्व, उसकी गुटों से किस प्रकार की नीति है, खुद भारत की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी देश के लिए उसका आर्थिक तत्व मजबूत होना चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, दूसरे देशों से अपनी बातें मनवा सकते हैं, हम अपना अच्छा आयात निर्यात कर सकते हैं और हम फर्दर अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इसी के जो नेक्स्ट तत्व हैं विदेश नीति के, हम उनका अध्ययन करेंगे। पीछे आ भी रहा है, अगर आप देखें कि उसमें फिर नेहरू के व्यक्तित्व का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा हमारी विदेश नीति में। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके खुद के व्यक्तित्व का, आप जानते हैं कि किसी भी नेता के व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी विदेश नीति पर पड़ता है, क्योंकि एक राजनेता जैसी सोच रखता है देश को लेकर, उसी प्रकार की विदेश नीति उस देश की बनती है। तो नेहरू के व्यक्तित्व का प्रभाव हमारी विदेश नीति को ऊपर इस कदर पड़ा कि हम भारत के प्रधानमंत्री भी थे और वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते थे और वो सबसे बढ़कर असंलग्नता यानी गुट निरपेक्षता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हों। अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति को ढाला और जो भी कुछ रूप है आज हमारे सामने वो आप देखते हैं। लेकिन उन्होंने एक बार कहा कि भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति मत कहिए, ये एक भ्रांति है। वो खुद ऐसा कहते थे, लेकिन उनके जो विचार हैं वो कहीं कहीं हमको हमारी विदेश नीति के रूप में झलकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत अधिक प्रभाव होता है। अब जो नेक्स्ट है उसका वो है राष्ट्रीय हित। वो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक देश की विदेश नीति के निर्माण में। तो पंडित नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति का आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का भी उद्देश्य यही है। अब भारत का राष्ट्रीय हित क्या है ये निर्धारित करना आसान नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया, अभी इतनी बड़ी पहले जो बताई विचारधारा, इन सब का प्रभाव। भारत के दो प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं। एक तो जैसे सभी देशों का होता है स्थायी राष्ट्रीय हित कि देश की अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना, मतलब देश अखंड रहे, सबसे बड़ी बात। और अस्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं गरीबी, बेरोज़गारी दूर करना, खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास आदि आदि। ठीक है, इस बात को ये सिद्ध करता है, ये इस बात को बताता है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का सबसे बड़ा स्थान है। तो हम हमारे आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप के बिल्कुल विरुद्ध हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में
14 जनवरी 1980 के उस प्रस्ताव पर मतदान में इसलिए हिस्सा भी नहीं लिया जिसमें अफ़गानिस्तान से विदेशी सेनाओं के तत्काल बिना शर्त और पूर्ण वापसी की बात कही गई थी। भारत ने 5 जून 1987 को मानवीय आधार पर श्रीलंका में जाफना की पीड़ित जनता के लिए हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाई। स्वतंत्रता के बाद ये पहला अवसर था जब भारत ने किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया। तो इससे आप देख सकते हैं कि भारत जहाँ जहाँ पर अगर इस तरीके की कठिनाई आए तो वो उनसे मदद भी करता है, उनमें हस्तक्षेप भी करता है। वो निशस्त्रीकरण का इतना अधिक मानता है भारत कि उसने CTBT और NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो किसी भी गुट में नहीं बंधना चाहता था। अब है किसी भी देश की ऐतिहासिक परंपराएं। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांति प्रिय रही है। भारत ने किसी भी देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। ये आप जानते हैं कि भारत ने कभी भी खुद अटैक नहीं किया, बल्कि पड़ोसी देशों से अटैक होते रहे तो भी हमने केवल उनका विरोध ही किया। कारगिल आप जानते हैं कि उसी का परिणाम था जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। भारत की ये परंपरा वर्तमान विदेश नीति में स्पष्ट दिखाई देती है। हिंदू सभ्यता का चरित्र और उसकी विशेषताएं जैसे शांति, समन्वय, सहिष्णुता, ये हमारी विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं। हमने इतने लंबे समय तक अंग्रेजी शासन का गुलामी झेली है या अंग्रेजी शासन को झेला है, तो देश में संसदीय प्रणाली, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक ढांचा इसी के परिणाम हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हमारा कटु अनुभव रहा है, तो इसीलिए हम फिर भी सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। अब किसी भी देश के विदेश नीति के निर्माण में होता है आंतरिक शक्तियों का और दबावों का प्रभाव पड़ता है अंदर की शक्तियों का। तो किसी भी देश में ये जो आंतरिक शक्तियां हैं और दबाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुंथा हुआ होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। परंतु जब राष्ट्र आंतरिक फूट, मतभेदों के कारण विभक्त होता है और राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है तो विदेश नीति प्राय शिथिल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर निष्क्रिय हो जाती है। तो भारत की विदेश नीति भी इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 17 वर्षों तक भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से निर्बल होने पर विश्व राजनीति में इस कारण अधिक योगदान नहीं दे सका, क्योंकि वो अंदर से कमज़ोर था। जैसे हम अगर अब जीवन में भी मांगने कि हम अगर अंदर से कमज़ोर हैं तो हमारा व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव हमें दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप देखेंगे 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता, 1974 में अणु बम का विस्फोट, 1975 में आर्यभट्ट, 1971 में भास्कर 1, 1981 में एप्पल और 1983 में इनसेट 1B के अंतरिक्ष में भेजे जाने से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव का निरंतर विकास हुआ। उसने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए। लेकिन फिर भी हम देखें तो आंतरिक दृष्टि से कभी कभी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे जो राजनय हैं उन पर कई आरोप लगते रहते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान और अमेरिका के संदर्भ में हम प्रभावशाली नहीं रहे हैं। दुर्बल सरकारों के नेता भी रहे हैं, हमारी गठबंधन सरकारें भी रही हैं। इन सब का भी प्रभाव हमारी विदेश नीति पर पड़ा है। और इसके अलावा प्रशासनिक शिथिलता, भ्रष्टाचार, इन जम्मू कश्मीर ये सबसे बड़ा मामला रहा है भारत में। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन, अणु अप्रसार संधि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता, पाकिस्तान का अमेरिकी हथियारों या अमेरिका से मदद लेना आदि भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव डालते रहे हैं। तो ये भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम भारत की विदेश नीति की विशेषताएं कर रहे हैं। तो मैं 2 इसके पार्ट आपको बता चुकी हूँ। पार्ट 1 में इसकी शुरुआती विशेषताएं, भौगोलिक तत्व, गुटबंदियाँ, आर्थिक तत्व, विचारधाराओं का प्रभाव, और अब पार्ट 2 में हमने देखे सैनिक तत्व, नेहरू का व्यक्तित्व, राष्ट्रीय हित, ऐतिहासिक परंपराएं, आंतरिक शक्तियों का प्रभाव। ये भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। थैंक यू।